नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स, जो कहीं न कहीं यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे आर्टिकल को हम इकोनॉमिक्स टाइम्स है, पीआईबी है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, यहाँ से कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कौन-कौन से आर्टिकल हैं, जहाँ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। खासतौर पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड कौन से आर्टिकल हैं, मेंस ओरिएंटेड कौन से आर्टिकल हैं। प्रीलिम्स और मेंस में बाँटने का हमारा रीज़न यही रहता है कि मेंस के जो आर्टिकल हैं उन्हें हम एनालिसिस करते हैं, उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, सजेशंस क्या है। वहीं जो मेंस जो प्रीलिम्स के आर्टिकल हैं वहाँ पर हम देखेंगे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का, जहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर कोई आर्टिकल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है तो उसे हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखते हैं। आज कौन-कौन से आर्टिकल उसमें नज़र डालें, तो जो पहला आर्टिकल आज का बात कर रहा है, पहला आर्टिकल बात कर रहा है ट्रम्प के टैरिफ कोड का डिसीजन आया है। जो ट्रम्प सरकार ने टैरिफ लगाया, तो उस पर एक कोर्ट का डिसीजन आया। कहीं न कहीं इसको अवैध या गलत तरीके से लिया गया डिसीजन, गलत तरीके से लिया गया निर्णय बताता है। तो ये पहला आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टैरिफ या अदर थिंग्स हैं, वो हम यहाँ पे थोड़ा-सा देखेंगे। इसके अलावा अगर दूसरा आर्टिकल बात करेगा, दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण शुभारंभ हुआ है। तो स्वच्छ भारत जो मिशन है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था, उसको हम थोड़ा-सा देखेंगे, उसके स्टैटिक पार्ट देखेंगे। तीसरा आर्टिकल, मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। खास तौर पे चाहे आप अ, दाल उत्पादन के संबंध में देखें, खाद्यान्न या अगर फूड ग्रेन्स के उत्पादन के संबंध में देखें। चौथा आर्टिकल बात करें, केंद्र सरकार की योजनाएं मार्च 2024 के बाद भी जारी रहेंगी। अर्थात केंद्र सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, खासतौर पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती हैं, सेंटर सेक्टर स्कीम्स क्या होती हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, फिर कोर ऑफ द कोर स्कीम क्या होती हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। पांचवा आर्टिकल बात करें, कर्नाटक सरकार द्वारा 2024 में 43 या 43 जो क्रिमिनल मामले हैं, उनको यहाँ पे वापस लिए जाने का हाई कोर्ट ने खारिज किया है। तो उसको यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे जीडीपी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। इसके अलावा 7th आर्टिकल है, जो किसी व्यक्ति को विदेशी साबित करने के संबंध में ट्रिब्यूनल की जो पावर है, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की, उसके बारे में बात करता है, उसे यहाँ पे देखेंगे। फिर बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल डैशबोर्ड इसी नेट शुरू किया है। तो ये क्या है इसी नेट, जो प्रोग्राम है या पहल है। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग, उसकी और कौन-कौन सी पहल है इस दिशा में, उसे भी देखेंगे। फिर अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है या चाइल्डहुड जो ग्रोथ डेवलपमेंट है बच्चों की, उसके बारे में आर्टिकल है, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही डीरेगुलेशन के बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो स्पेशल स्टेटस है होता है राज्यों का, विशेष दर्जा, उसके संबंध में कुछ आर्टिकल उसे देखेंगे। पहला आर्टिकल नज़र डालें तो बात करेगा ट्रम्प के टैरिफ के कोड द्वारा अवरुद्ध बताया गया, उसके मामले में यहाँ पे हम थोड़ा-सा देखेंगे। तो बेसिकली क्या मामला है उसको यहाँ पे देखना है। देखिए, अमेरिका का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय है, या अगर देखें तो इंटरनेशनल जो ट्रेड जुडिशरी जुडिशियल बॉडी है वहाँ पे, उसने जो डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए स्टील टैरिफ का जो एक्सपेंशन है उसको अवैध या इलीगल कहा। उसमें बेसिकली उनका मानना ये है कि टैरिफ जो एक्सपेंशन है, वो आवश्यक प्रक्रियाएँ हैं, जो एसेंशियल प्रोसेस है उसका सामना नहीं है, उसका पालन यहाँ पे नहीं किया है, जिस वजह से उसे इलीगल यहाँ पे कहा है। इसके साथ ही जो न्यायालय है, जो जुडिशरी है, 2 कानून की यहाँ पे बात करता है, कहता है कि जो सेक्शन 232 है वहाँ का, 1960 ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के तहत, और 301 सेक्शन है, 301, ये भी 1974, इन दोनों में कानून में कांग्रेस की अनुमति नहीं होती है। ट्रंप जो प्रशासन है उसने पूर्व सलाहकार पीटर नवारो हैं, उनके अनुसार टैरिफ फिर से लगाए जा सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस तरह से टैरिफ लगाए जा सकते हैं, खासतौर पे जो ट्रेड बैरियर्स हैं, उसके माध्यम से यहाँ पे बात हो रही है। अब आखिर ये ट्रेड बैरियर होते क्या हैं, टैरिफ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानें, क्योंकि यहाँ पर जो बातें हैं वो हमारे एग्जाम के रिलेटेड ज़्यादातर नहीं है। इसमें जो ट्रेड बैरियर होता है, टैरिफ होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना आपको यहाँ पे जरूरी हो जाता है। जैसे अगर बात करें टैरिफ क्या होता है, बेसिकली अगर आप बात करें टैरिफ है क्या, तो टैरिफ क्या है? टैरिफ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर लगाए जाने वाले एक शुल्क है, एक कर है, एक टैक्स है, बेसिकली जिसे हम बोले। अब जो गवर्नमेंट है, इसे घरेलू उद्योगों का जो संरक्षण होता है, अर्थात जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको प्रिजर्व करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में या राजस्व संग्रह करने में। इसके अलावा जो फॉरेन जो ट्रेड पॉलिसी हमारी विदेशी नीति के तहत लागू करती है, ये तो बात होती है टैरिफ की। अब टैरिफ किस तरह, बहुत टाइप के टैरिफ लगाए जाते हैं। जैसे इंपोर्ट पर टैरिफ लगा दिया गया, किसी देश से आने वाले माल पर टैरिफ लगा दिया गया, तो उसे इंपोर्ट टैरिफ कहा गया। अगर किसी बाहर जाने वाले माल पर लगाया गया तो इसे एक्सपोर्ट टैरिफ कहते हैं, निर्यात टैरिफ कहते हैं। इसके अलावा एड वोलेरम टैरिफ, एड वो
एड वेलोरम टैरिफ। एड वेलोरम जो टैरिफ होता है, ये जो वस्तु होता है उसके प्राइस के परसेंटेज के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मान चले कि ऐसा बोला गया कि 1,000 रुपए पर हम देखें टैरिफ लगेगा 10%। तो ये प्राइस पर लगेगा। सपोज करिए क्या प्राइस है, ऐसा नहीं है कि कितनी मात्रा में वस्तु आ रही है, तो प्राइस कितनी है उसके बेसिस पर ये टैक्स लगेगा, ये बेसिकली टैरिफ लगेगा। तो एड वैलोरम टैरिफ होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक टैरिफ भी होता है कि कोई खास कोई वस्तु है, कोई खास इम्पोर्टेड जो आइटम है उस पर लगेगा। जैसे भारत अगर आप देखें, जो हार्ले डेविडसन वगैरह की जो बाइक है उन पर लगाता है। तो ये स्पेसिफिक क्या होता है, टैरिफ है। इसके अलावा मिक्स टैरिफ है। मिक्स टैरिफ में बेसिकली क्या होता है कि एड और स्पेसिफिक दोनों को यहाँ पे मिक्स किया जाता है। ये तो यहाँ पे बात होती है। अब टैरिफ, ये बात हो गई। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कोटा। कोटा क्या होता है? कोटा एक लिमिट तय कर दी जाती है कि एक एक इतना ही सामान हम यहाँ पे जैसे मान के 10 क्वांटिटी इतना ही हम क्या किसी देश से मंगा सकते हैं। एक कोटा तय कर दिया गया। ये इंपोर्ट के मामले में भी होता है, एक्सपोर्ट के ही मामले में होता है। फिर सब्सिडी की बात कर रहे हैं। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जो डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या देना, सब्सिडी देना। अर्थात जो माल बनाने की जो लागत है उसको कम किया जा सके, जिससे उनको एक्सपोर्ट में फायदा हो। तो ऐसे बहुत सारे देश करते हैं। ठीक। और एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में भी सुना होगा आपने कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि डंपिंग से बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, एक एक्स्ट्रा जो शुल्क है वो लगाया जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी के मामले में। इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा सा देखी। आगे हम बात करें अगले आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल बात कर रहे हैं किसके बारे में? दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में बात कर रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं श्री आर पाटिल, उन्होंने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? इंडिया लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, इसको उन्होंने लॉन्च किया है। इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल। अब इसके बारे में क्या आर्टिकल कह रहा है? जल शक्ति जो मंत्रालय है हमारा, देश का सबसे व्यापक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण वो कर रहा है यहाँ पर, है ना। केंद्रीय मंत्री CSR पाटिल यहाँ पे इसमें यहाँ पे निर्देशक के रूप में। जल शक्ति जो मंत्रालय है वो SBM जो है हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 की प्रगति के लिए यहाँ क्या करेगा, मेजर करेगा। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले नजर डालें कि ये क्या करेगा, इसका पर्पज क्या होगा, तो स्वच्छ भारत मिशन पर नजर डालना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप उसे नहीं जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आगे की चीजें। अब अगर हम बात करें SBM, तो सरकार ने देखा कि भारत में साफ सफाई को लेकर एक इनिशिएटिव चलाने की आवश्यकता है। तो स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी ने 2014 में महात्मा गांधी जयंती के समारोह पर यहाँ पे लागू किया। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन। और इसे राजघाट से लागू किया गया था। कहाँ से? राजघाट से लागू किया गया था। इसका पर्पज क्या था कि भारत को स्वच्छ बनाना इसका पर्पज था। अब इसके तहत कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, कुछ उद्देश्य रखे गए थे। इसके क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए थे? उद्देश्य क्या थे इसके? ऑब्जेक्टिव क्या थे कि ODF फ्री बनाना, अर्थात ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना भारत को, ODF फ्री बनाना। इसके अलावा जन जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, किसको लेके? यहाँ पर साफ सफाई को लेके, सैनिटेशन को लेके। इसके अलावा जो कचरा है, वेस्ट है, उसको मैनेज करना, वेस्ट मैनेज करना। ठीक। तो ये तो बेसिक पर्पस थे कि इसके स्वच्छ भारत मिशन के। अब स्वच्छ भारत मिशन जो लागू किया गया उसको अगर देखें तो दो फेज में लागू किया, दो टाइप में लागू किया गया। जैसे हम इस पर नजर डालें, इसके टाइप दे सकते हैं। एक तो पहला है एसबीएम ग्रामीण, दूसरा एसबीएम अर्बन। एसबीएम ग्रामीण और एसबीएम अर्बन दो तरह से यहाँ पे लागू किया गया। अगर हम ग्रामीण के बारे में देखें तो इन दोनों को दो दो फेज में लागू किया गया। जो पहला फेज चला कब से? 2014 से 2019 तक चला। दूसरा फेज 2020 से 2025 के लिए है। ये यहाँ पर बात हो रही है। अब इन दोनों फेज में बात हुई कि जो ODF फ्री बनाना है, भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है। इसके अलावा जो दूसरा फेज है, पहले फेज में ये बात हो रही ODF फ्री बनाने की बात हो रही है। अब दूसरे फेज में ODF प्लस प्लस की बात हो रही है, जहाँ पर जो ठोस या जो लिक्विड वेस्ट है उसको भी मैनेज करने की यहाँ पे बात हो रही है। सेम अगर हम देखें यहाँ पर अर्बन के सेक्टर में भी वही चलाया गया। 2014 से 19 तक ODF फेज 1 चलाया गया अर्बन, और 2020 से 25 तक ODF प्लस फेज 2 चलाया गया। ठीक है, जिसमें बात हुई कि 100% जो वेस्ट है उसको यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से इसको ऑब्जेक्टिव थे, किस तरह से इसे क्लासिफाई किया गया ग्रामीण में, शहरी में, जिससे इसको इजी किया जा सके। अब थोड़ा सा यहाँ पे अंतर देख लेते हैं। ODF प्लस और ODF प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है? ODF मतलब क्या कि ओपन डेफिकेशन फ्री किसी भी एरिया में। ODF प्लस में क्या होता है कि एक तो ODF तो होगा ही, मतलब ओपन ओपन डेफिकेशन फ्री तो रहेगा ही वो एरिया। ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो ठोस है मतलब सॉलिड है, इसके अलावा जो लिक्विड है या तरल है, उसका जो वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट होगा।
ठोस व तरल जो कचरा है उसको मैनेज किया जाएगा। ओडीएफ प्लस स्टेटस उसे दिया जाएगा या ओडीएफ प्लस उसे माना जाएगा, जो ऐसा होगा। अब ओडीएफ प्लस प्लस में क्या होगा, ये सारी व्यवस्थाएं तो होंगी ही, प्लस क्या होगा, जो टॉयलेट का पानी है, टॉयलेट का जो पानी है उसका जो स्लज है उसको मैनेज किया जाएगा, उसको भी ट्रीट किया जाएगा, तो उसे ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा यहाँ पे दिया जाएगा। ये यहाँ पे बात हो गई। इस संबंध में आप देखें गोवर्धन योजना भी दिखाई देती है, गोबर से जैव गैस बनाने के संबंध में, ग्रामीण ऊर्जा के संबंध में। तो ये तो हमने क्लासिफाई कर लिया किसको, इसको ओडीएफ को, ओडीएफ प्लस प्लस को और ओडीएफ प्लस को, इन तीनों को हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर लिया। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो हमें फेज चल रहा था, दूसरा फेज चल रहा था ग्रामीण का, इसको हम यहाँ पे डालें कि जो ग्रामीण था उसका दूसरा फेज चल रहा था। इस दूसरे फेज को बेसिकली क्या किया जाएगा, यहाँ पर मेजर किया जाएगा। इसका वो कितना यहाँ पे डेवलपमेंट कर पाया, कितना विकास कर पाया 2020 से 25 के बीच, क्या उपलब्धियां रही हैं, ओडीएफ प्लस को लेके क्या उपलब्धि रही, प्लस प्लस को लेके क्या उपलब्धि रही। और ये जो सर्वे है 32 राज्य व यूटीज में किया जाएगा, लगभग 761 जिले इसमें शामिल होंगे। तो मतलब काफी बड़ा यहाँ पे पहल है, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही जो हमने यहाँ पर देखा। अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में स्थापित किए नए कीर्तिमान, इसके संबंध में आर्टिकल है, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर डालते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादन है, सौर ऊर्जा का उत्पादन है, मतलब सोलर एनर्जी है, या ड्रोन एनर्जी है, साथ ही माइक्रो इरिगेशन जैसे जो सेक्टर है इसमें आगे निकल के आ रहा है, और राज्य यहाँ पे लगातार प्रगति कर रहा है। इस संबंध में यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही ये पे बात कर रहा है कि जो दाल है उसके संबंध में मध्य प्रदेश का जो स्थान है प्रथम है। फिर खाद्यान्न या फूड ग्रेन्स की बात करें, फूड ग्रेन्स में मध्य प्रदेश का सेकंड रैंक है ऑल ओवर इंडिया में। वहीं अगर ऑयल सीड्स में के बारे में देखें या तिलहन के बारे में देखें, उसमें भी मध्य प्रदेश की थर्ड रैंक यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बात कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो अगर देखिए एग्रीकल्चर और रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें लगातार यहाँ पे प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें मेजर रोल यहाँ पे किस चीज के दिखाई दे रहे हैं, एक तो आप देखेंगे कि सरकार यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, प्रॉपरली सरकार पार्टिसिपेट कर रही है, साथ ही स्कीम्स का भी यहाँ पे लाभ मिल रहा है, मतलब दो तरह से। एक तो सरकार की पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, सरकार प्लस योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अब योजनाएं कौन कौन सी, जैसे आप देखेंगे मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, सोलर पंप योजना, पंप योजना जो सौर सिंचाई को लेकर बढ़ावा दे रही है। फिर उसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना, जहाँ पे 27 लाख के आसपास किसानों को यहाँ पर लाभ दिया गया है। फिर मुफ्त बिजली, अगर किसानों को 10 घंटे दिन की फ्री बिजली दी जा रही है, इस संबंध में भी लाभ हो रहा है। अलग अलग जो सरकार पहल कर रही है उसके संबंध में यहाँ पे लाभों की प्राप्ति हो रही है। साथ ही एमएसपी का जो लाभ है वो प्रॉपरली मिल पा रहा है, फसल उसका प्रोक्योरमेंट हो रहा है। फिर ड्रोन संबंध में अगर आप नजर डालेंगे, ड्रोन में लगभग 4,892 किसानों को ड्रोन से शिक्षित किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया जिससे ड्रोन चला सके। नमो ड्रोन दीदी योजना में सब्सिडी दी गई है, ड्रोन खरीदी को लेकर सब्सिडी दी गई है। माइक्रो इरिगेशन को लेके, सूक्ष्म सिंचाई को लेके, माइक्रो इरिगेशन को लेके अगर आप देखेंगे लगभग 4,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना है वो लागू की गई। अब इसे आप क्यों पढ़ रहे हैं कि अगर आपसे बात करता है किसी ऐसी स्टेट के बारे में या कुछ ऐसे कि कृषि को किस तरह से लाभ का धंधा बना सकते हैं, सरकारी योजनाओं को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, केस स्टडी दे सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का, जिसके संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। अब इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा देखेंगे अब और क्या मदद यहाँ पे सरकार द्वारा की जा रही है, जैसे 46,000 के आसपास देखें, 46,800 के आसपास कृषि मशीनें यहाँ पे दी गई हैं किसानों को, पराली वगैरह को मैनेज करने के लिए, पराली को व्यवस्थित यूज करने के लिए। साथ ही जो कृषि के अलग अलग टूल है उनमें लगभग 412 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई, जिससे जो किसान है वो नए टूल्स खरीद सकें, इक्विपमेंट्स खरीद सके, जिससे क्या किया जा सके, टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने में। ये यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही इन्वायरमेंट को मैनेज किया जा सके, उस संबंध में भी यहाँ पे सरकार ने सहायता की। ये आर्टिकल मध्य प्रदेश के संबंध में था, जहाँ पे हमने यहाँ पे इसको देख लिया। अब इसके अलावा अगर हम नजर डालें कृषि के संबंध में कुछ और सरकार की पहल कौन कौन सी हैं, खास तौर पे 2014 के बाद अगर आप देखेंगे, 2014 के बाद कौन कौन सी पहल यहाँ पे दिखाई दे, एक तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई 2015 में शुरू किया गया, और इसका पर्पज ये था कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए, जल उपयोग की जो इफिशियंसी है या जल उपयोग की जो दक्षता है उसका बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको भी 2016 में शुरू किया गया था। इसमें पर्पज ये था कि जो फसल उसका बीमा किया जा सके, जिससे जो पोस्ट एग्रीकल्चर जो लॉस है उसको यहाँ पे कम किया जा सके। जहां पर आप देखेंगे कि जो मिनिमम जो प्रीमियम उसे 2% की बात की,
खरीफ में 1.5, रबी में फसल हानि को यहाँ पे रोका जा सके। इसके अलावा ई नाम के बारे में आपने पता होगा। ई नाम की शुरुआत 2016 में की गई। राष्ट्रीय कृषि का बाजार एक बना बना सके, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ जो मंडीज होते हैं उनको कनेक्ट किया गया, जिससे एग्रीकल्चर जो प्रोक्योरमेंट है उसको और बेहतर किया जा सके। और क्या स्कीम शुरू की गई है? मृदा स्वास्थ्य योजना, हेल्थ कार्ड। मृदा हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य योजना शुरू की गई, वो 2015 में शुरू की गई। जहाँ पे आप देखें, जो मिट्टी गुणवत्ता चेक करना और उसका कितना स्वास्थ्य बेहतर है उसको करना, उसके संबंध में क्या क्या किए जा सकते हैं, कौन कौन से उर्वरक यहाँ पे यूज किए जाने चाहिए, इसके बारे में सुझाना। फिर कृषि यंत्रीकरण, सब मिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन 2014 में शुरू किया गया है। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, अगर हम देखें, PKVY इसे 2015 में शुरू किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसका एक्सपेंशन किया गया। इसको शुरू तो 1998 में किया गया, 2015 में, 18 में इसका एक्सपेंशन किया गया। और जो फिशरीज सेक्टर है उसको यहाँ पे जोड़ा गया। फास्ट लोन मिल सके, इसको यहाँ पे ध्यान दिया गया। फिर इसके अलावा पीएम किसान योजना की शुरुआत की गई। पीएम पीएम किसान पीएम किसान के माध्यम से लगभग 6,000 रुपए की जो राशि है किसानों को प्रदान करना, तिमाही 2-2 हजार रुपए के रूप में। इतनी सारी पहल यहाँ पे आपको केंद्र सरकार द्वारा या सरकार द्वारा चलाई जाती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पे ये हमने देखा। अब अगर हम अगले आर्टिकल की तरफ बात करें, केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है आर्टिकल? आर्टिकल ये बात कर रहा है कि भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2026 तक जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं या सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जो सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये तब जारी रहेंगी जब इनका जो इवैल्यूएशन है, इनका जो असेसमेंट है, हो जाता है किसी थर्ड पार्टी द्वारा। देखिए, कोई काम हो रहा होता है, उसको अगर उसी व्यक्ति के द्वारा असेस किया जाएगा तो संभावना है कि गलत डाटे आए। तो थर्ड पार्टी असेसमेंट यहाँ पे आवश्यकता होती है। अब ये तो हो गया कि इन योजनाओं को जो थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, लेकिन ये योजनाएं होती क्या होती हैं? अब फिर बाद में हम ये देखेंगे कि इनका पर्पस क्या है असेसमेंट का। सबसे पहले अगर हम नज़र डालें कि आखिर ये योजनाएँ होती क्या हैं, तो 2 तरह की स्कीम्स यहाँ पे हम मैंने आपकी शुरुआत की यहाँ पे। गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे 2 तरह की स्कीम्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये थोड़ा-सा पेन बदल देते हैं। कौन-कौन सी स्कीम्स के बारे में? एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है, इन दोनों के यहाँ पर थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। जैसे केंद्रीय क्षेत्रक योजना, क्षेत्रक मतलब क्या? सेक्टर। फिर स्पॉन्सर या मतलब प्रायोजित, इन दोनों योजनाओं के बारे में थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में, इनमें क्या होता है, अगर कोई स्कीम है, उसमें राज्य भी भाग लेता है, स्टेट भी यहाँ पे फंड देता है और सेंटर या केंद्र भी यहाँ पे फंड देता है, स्टेट प्लस सेंटर दोनों देते हैं। अब इन स्कीम्स में जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो अलग-अलग होता है। जैसे कुछ स्कीम्स होती हैं सामान्य राज्यों, जनरल स्टेट के लिए सामान्य राज्य, अगर मान के चलिए ठीक ठाक है, उसकी ग्रोथ सही है राज्य की, उस उसमें अगर देखें 60:40 का रेशियो रहता है। 60 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है और जो 40% है वो कौन देता है? राज्य सरकार देती है। फिर जो नॉर्थ ईस्ट होते हैं और जो ऐसे स्पेशल स्टेट्स होते हैं, वहाँ पे आप देखें 90:10 का रेशियो होता है, अर्थात 100 रुपये खर्च होते हैं तो 90 रुपये केंद्र सरकार देगी, 10 रुपये राज्य सरकार देगी। इसके अलावा जो यूटीज होती हैं, यूटीज, उसमें आप देखेंगे 100% खर्चा कौन देता है? केंद्र सरकार देती है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब इसमें कौन कौन सी स्कीम है उस पर बार नजर आप डालें तो आप यहाँ पे पाएंगे, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये स्कीम हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्कीम हो गई। फिर आप देखेंगे जल जीवन मिशन, ये स्कीम होगी। तो अलग अलग यहाँ पे स्कीम्स दिखाई दे रही हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अब हम बात करेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के बारे में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है कि 100% जो फाइनेंसिंग है वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। इसमें अब कौन सी स्कीम ऐसी हो सकती है? जैसे डिफेंस रिलेटेड स्कीम हो, क्योंकि डिफेंस सेंटर का जो मुद्दा है केंद्र की सूची में आता है। अंतरिक्ष हो गई, स्पेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा साइंस हो गया। इस संबंध में अगर देखें जो स्कीम्स होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं।
कुछ स्कीम्स केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो घोषित कर दिया, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। अब ये प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम है, उन्होंने कहा कि किसानों को मिलेगा, तो ये 6,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा भारत के सभी किसानों को मिलने का यहाँ पे प्रावधान किया गया। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, मृदा हेल्थ कार्ड की बात हुई, स्टार्टअप इंडिया की बात हुई, अटल इनोवेशन मिशन की बात हुई, तो इस तरह से बहुत सारे स्कीम की यहाँ पे बात हो रही है। अब आगे क्या किया गया है अगर आप जाने, अब क्या है कि जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको घटा के 66 कर दिया, 66 कर दिया है। ठीक है, 66 कर दिया किसको। हम्म, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसको घटा के 66 कर दिया गया है। अगर 66 का किया गया है, उसमें आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप की स्कीम्स भी होती हैं। तीन टाइप की बेसिकली योजनाएं होती हैं, तीन योजनाएं होती हैं, थ्री टाइप्स की। पहला है कोर ऑफ द कोर स्कीम होती है, कोर ऑफ द कोर स्कीम होती है, जहाँ पे जो सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी है, वल्नरेबल सेक्शन है, उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है ऐसी स्कीम, जैसे नेशनल सोशल असेसमेंट प्रोग्राम, है ना? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, कोर ऑफ द कोर स्कीम के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर बात आती है किसके बारे में। अब ये जो स्कीम होती है कोर ऑफ द कोर, कोर ऑफ द कोर, इनको क्या है, निरंतर चलाना आवश्यक होता है, हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आती है कोर स्कीम्स, दूसरा कोर, यहाँ पे देखें दूसरा कोर स्कीम, ये तो हो गई कोर ऑफ द कोर, हो गई दूसरा कोर स्कीम। कोर स्कीम अगर आप देखेंगे, इसको स्टेट यहाँ पे या राज्य है, केंद्र हम बेसिकली जो वो क्या प्राथमिकता देता है, खासतौर पे हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम होगी, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, ये सारी। फिर होती है ऑप्शनल स्कीम, तीसरी कैटेगरी की योजनाएं होती हैं ऑप्शनल स्कीम। इन योजनाओं में राज्य अपनी जरूरत के अनुसार पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेसिकली जो सेंटर पर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, इसमें तीन तरह की स्कीम होती है। ऑप्शनल स्कीम में कि अगर राज्य को पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, उनके ऊपर होता है, ऑप्शनल होता है। जैसे नेशनल ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो स्कीम है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, अर्बन जो प्लानिंग उससे रिलेटेड है, तो ये ऑप्शनल है। कोर में इंपॉर्टेंट उनको याद ध्यान रखना होता है, कोर ऑफ द स्कूल में उनको बहुत चलाना बहुत अनिवार्य होता है। इस संबंध में यहाँ पे बात होगी। और जो आर्टिकल था आज का, वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था, अब यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वो ये बेसिकली यही कहना चाह रहा था कि जो भारत सरकार ने अभी निर्देश दिया है कि जो भी स्कीम चलाई जा रही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, उनको किसी थर्ड पार्टी द्वारा असेसमेंट किया जाना चाहिए कि स्कीम प्रॉपर्ली चलाई जा पा रही है या नहीं चलाई जा पा रही। बस यही आर्टिकल था, इसे हमने थोड़ा सा उससे लिंक करके देख लिया। अगला आर्टिकल बात करेगा इसके बारे में। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्या किया कि 15 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार द्वारा जो 43 क्रिमिनल मामले हैं उनको वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया गया, और 2022 में हब्बली दंगों से जुड़े थे। इसके संबंध में यहाँ पे मामला है जो यहाँ पे बात कर रहा है। अब यहाँ पे बात करें कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, वो कहती है कि कहीं न कहीं जो मामला है, जो राजनीतिक मंशा है, पॉलिटिकल विल पावर, उससे प्रेरित है। इसके अलावा इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसकी भूमिका के बारे में बात, उसके रोल के बारे में बात हो रही है। साथ ही कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश दे, एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई ऑर्डर दे, ये कहीं न कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं, जिसमें सीआरपीसी 321 भी यहाँ पे चर्चा में है। 321 सीआरपीसी भी चर्चा में है। जो लोक अभियोजक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो न्यायालय की अनुमति में वो मामला वापस लेने का आवेदन कर सकता है। ये सारी यहाँ पे बातें कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, इसे यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल क्या बात कर रहा है, उत्पादकता व वास्तविक आय में वृद्धि, प्रोडक्टिविटी है, जो रियल इनकम है उसके बारे में, वृद्धि के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल कह रहा है कि 29 मई 2025 को जो CII है, इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, एक तरह से देखें तो भारतीय उद्योग परिसंघ है ना? वो क्या है, उसके वार्षिक व्यापार सम्मेलन होता है, जिसकी जो प्रेसिडेंसी किसने की, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने की। ठीक है, अब यहाँ पे जो अलग अलग जो इकोनॉमिक एडवाइजर वो भी शामिल थे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल थे। उसमें बेसिक बात ये थी कि उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी बनाम जो हमारी रियल इनकम है, उसके संबंध में बात हो रही थी। ये आर्टिकल यह कह रहा था कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ना, वो तो बढ़ रही है, श्रम या लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन जो आय है ना उसे कंपेयर में कम बढ़ रही है, धीमी गति से बढ़ रही है। लोग सरकारी नौकरी की ओर जिस वजह से भाग रहे हैं, क्योंकि अगर नीति अगर धीमी गति से ना बढ़ती, प्रॉपरली पेमेंट है, सोशल सिक्योरिटी सबका प्रावधान होता, तो यहाँ पर क्या होता, इस तरह का
चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। उत्पादकता भी बढ़ती और साथ ही साथ वास्तविक आय में वृद्धि होती। इस बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब उसमें एक और रीजन ये देता है कहीं न कहीं भारत का जो जीएफसीएफ है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो यहाँ पे कम हो गया है। जीएफसीएफ यहाँ पे कम हो गया। अब जीएफसीएफ यहाँ पे कम तो हो गया है। कह रहा है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम पैसा करते थे, खर्च करते थे, जो हम नई-नई स्कीम्स के लिए जो पैसा खर्च करते थे, वो कहीं न कहीं कम हो गया, इसके बारे में बात हो रही है। अब आखिर जीएफसीएफ क्या है, उसके बारे में आप नज़र डालें, तो आप क्या पाएँगे कि क्या होता है, एक देश क्या करता है कि नई-नई संपत्तियाँ बनाता है, नई संपत्ति निर्माण करता है। हालाँकि देश ही नहीं, जो उसकी प्राइवेट संस्थाएँ होती हैं, जो सरकारी संस्थाएँ होती हैं, वो बिल्डिंग में खर्चा करती हैं, बिल्डिंग बनाने में खर्चा करती हैं। इसके अलावा मशीनरी बनाने में खर्चा करती हैं, मशीनरी बनाने, रोड बनाने में खर्चा करती हैं। प्लस जो मशीन्स हैं, उसको बनाने में यहाँ पे खर्चा करती हैं कौन-सी, जो अलग-अलग क्या होती हैं कंपनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि ये जो खर्चा होना चाहिए ना, ये बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो इससे हमारा जो परमानेंट जो हमारे पास एसेट्स हैं, उनमें इंक्रीमेंट होता है और इसको यहाँ पे बात हो रही है, ये कहीं न कहीं कम हुआ है। तो इस संबंधी आर्टिकल यहाँ पे था जिससे जीएफसीएफ से हमने यहाँ पे इसको जोड़ के समझ लिया है। अगला आर्टिकल बात करेगा घोषित विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी और उच्च न्यायालय का नोटिस। ये क्या है? 30 मई को क्या होता है कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसने असम सरकार को नोटिस जारी किया। उसने कहा कि जो डिक्लेयर्ड फॉरेनर है, घोषित विदेशी है व्यक्ति है, अब्बू बक्कार सिद्दीकी अकबर अली गिरफ्तारी निर्वासन वैधता को लेकर सवाल उठाए कि आपने इनको जो गिरफ्तार किया इसके संबंध में जानकारी मांगी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मामला ये हो रहा है कि जो जुडिशियल इंटरवेंशन एग्जीक्यूटिव वर्क में कहीं न कहीं ज़्यादा हो रहा है, जिसके बारे में इस वजह से ये आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हुआ है। लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो घोषित विदेशी नीति है या जो डिक्लेयर फॉरेन है उसके संबंध में कौन-कौन से हमने यहाँ पर प्लान कर रखे हैं, कौन-कौन से हमने इनिशिएटिव यहाँ पे ले रखे हैं। अब उसके संबंध में आपको मिलेगा फॉरेन ट्रिब्यूनल पहला कीवर्ड है, इसको यहाँ पे जानना ज़रूरी है, फॉरेन ट्रिब्यूनल या विदेशी अधिकरण क्या होता है? फॉरेन ट्रिब्यूनल एक जुडिशियल बॉडी होती है जिसे भारत सरकार ने ऐसे मामलों के लिए बनाया है जो उस व्यक्ति के संबंध में निर्णय देगी जिसके बारे में शक है कि वो विदेशी है या भारत का है। उस मामले में यहाँ पे क्या बात हो रही है, फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाया गया है। फॉरेन ट्रिब्यूनल किस एक्ट के तहत शक्तियां प्राप्त करेगा? दो एक्ट यहाँ पे मेनली प्राप्त होते हैं। फॉरेन फॉरेनर्स एक्ट 1946 है। इसमें केंद्र सरकार को विदेशियों की पहचान करना, उनको बाहर निकालना, उस संबंध में शक्तियाँ प्राप्त हैं। फिर इस संबंध में जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल रूल है 1964, वह भी यहाँ पे क्या कर रहा है, भारत सरकार द्वारा जो ट्रिब्यूनल उसके गठन करने की यहाँ पे शक्ति प्रदान कर रहा है। इसके जो सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो एक्ट आया था उसके बाद 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद भी यहाँ पे फॉरेनर्स को बाहर निकालने की शक्ति यहाँ पे प्राप्त हो रही है। ये यहाँ पे बात कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि अभी इनको यहाँ पे जो बाहर निकाला जा रहा है उसके संबंध में जुडिशरी क्या कर रही है, इंटरवेंशन कर रही है और जो एग्जीक्यूटिव की जो वर्क है उनमें इंटरफेयर कर रही है, जिस बारे में यहाँ पे आर्टिकल था। तो ये हमने यहाँ पर जो उसकी स्टैटिक चीज है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हमने देख लिया। अगला आर्टिकल बात करेंगे बिहार चुनाव से पहले सक्रिय हो सकता है क्या? सक्रिय हो सकता है चुनाव आयोग का डिजिटल डैशबोर्ड, ये यहाँ पे बात कर रहा है। तो जो चुनाव आयोग का डिजिटल डैशबोर्ड क्या होता है कि जो डिजिटल इनिशिएटिव लेता है चुनाव आयोग जिससे चुनाव जो प्रक्रिया उसको बेहतर बनाया जा सके, चुनाव जो परिणाम है उसको बेहतर बनाया जा सके, उसे ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे बात अगर ये हो की जाए, बात अगर की जाए कि
तो सॉरी, यहाँ पे लैपटॉप बंद हो गया था। इस वजह से शायद आप लोगों को आवाज़ प्रॉपरली ना आ रही हो। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, कौन कौन सी इनिशिएटिव यहाँ पे चुनाव आयोग ने चलाए हैं, किससे संबंधित है? जो जो डिजिटल जो पार्टिसिपेशन उसको बढ़ाने के संबंध में है, उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा देख रहे थे, उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसी आई नेट अभी चुनाव आयोग ने शुरुआत की है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन-कौन सी पहल ये चुनाव आयोग ने शुरू की है, खास तौर पे चुनाव प्रक्रिया को इंटीग्रेट करने के लिए, बेहतर परिणाम लाने के लिए, मतदाता का जो डाटा है उसको मैनेज करने के लिए, तो उसके बारे में आप पाएँगे कि सरकार ने चुनाव आयोग है उसने सी विजिल प्रोसेस को शुरू किया, सी विजिल ऐप की शुरुआत की थी यहाँ पे, सी विजिल ऐप की शुरुआत की थी यहाँ पे 2018 में। इसके अलावा जो वोटर हेल्पलाइन ऐप उसकी शुरुआत की थी, ई पिक की शुरुआत की थी यहाँ पर 2021 में। बूथ लेवल पर ऑफिसर्स ऐप यहाँ पे शुरुआत की थी। तो अलग-अलग सर चुनाव आयोग ने यहाँ पे शुरुआत की है, जो स्वीप की शुरुआत की है, जहाँ पे उच्च जागरूकता बनाई जा सके यहाँ पर चुनाव के संबंध में। तो बहुत सारी सरकार ने इनिशिएटिव लिए चुनाव आयोग के संबंध में। चुनाव आयोग ने बहुत सारी पहल की है, बेहतर चुनाव व्यवस्था बनाने के संबंध में, चाहे आप देखिए रिमोट वोटिंग मशीन है, उसको लगाना हो, केवाईसी प्रक्रिया हो, उसको बेहतर करना हो, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स है, उनको बेहतर करना हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गरुड़ा ऐप को डेवलप करना हो, इस संबंध में चुनाव आयोग ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अगला आर्टिकल मेन संबंधित है, वो बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो देखिए अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो 3 से 6 वर्ष के आसपास की होती है। और ये 3 से 6 वर्ष में क्या होता है, जो कॉग्निटिव लर्निंग है, जो सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में बात कर रहा है एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020। यहाँ पे बात करें कि जो फाउंडेशन स्टेज है उसे यहाँ पे मजबूत करने की आवश्यकता है। अब ये मजबूत करने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। क्या चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं? जैसे केवल 15% के आसपास जो बच्चे हैं, वो किसी वस्तु को प्रॉपर्ली पहचान पा रहे हैं। 30% बच्चे इस एज में आप देखें कुछ नंबर्स को पहचान पा रहे हैं। 25% के आप देखें जो बच्चे हैं 5 साल, 6 साल के, वो कक्षा 1 तक की जो योग्यता है, उसको यहाँ पे रख रहे हैं। अब ये इतना दिक्कत, इसके अलावा जो संसाधनों की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रति वर्ष अगर हम देखें और जो बच्चे पे के ऊपर जो खर्च है अर्ली चाइल्डहुड, 2,603 रुपए आता है, जो अगर बहुत कम है कहीं न कहीं, खासतौर पे एजुकेशन विकास को लेके। फिर उसके अलावा जो आंगनवाड़ी, उनके पास शिक्षण सामग्री का अभाव है। 1 लाख 1.40 लाख जो आंगनवाड़ी हैं, उनके पास शिक्षित सामग्री केंद्रों पर समर्पित सामग्री नहीं, इतनी बड़ी संख्या में। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस वजह से अगर आप देखें जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो हम उसे बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। फिर 30 मिनट शिक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 30 मिनट शिक्षण में लगाते हैं। पूर्णकालिक जो शिक्षण का अभाव वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं। इसकी उपलब्धियां भी यहाँ पे दिखाई देती है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे 10,000 ईसीएस को बनाया था, शिशु वाटिका स्टैब्लिश की थी, बाल चौपाल स्टैब्लिश की थी, जिससे क्या किया जा सके, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सके। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अभी भी कमी यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन हमें यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही जो पेरेंट्स की जो पार्टनरशिप उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम देखें स्पोर्ट्स बेस्ड गेम बेस्ड जो लर्निंग है उसको यहाँ पे हम बढ़ाएं। साथ ही साथ जो मिनिमम सर्विस स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पे सुनिश्चित करें, जिससे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उसको हम यहाँ पे बेहतर बना सकते हैं। अब ये तो हमने यहाँ पे इसके बारे में देख लिया। अगला आर्टिकल बात कर रहा है डीरेगुलेशन के बारे में। 1990 के बाद आप देखेंगे जो भारत की जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, उसमें वृद्धि तो हुई है। तो इसमें वृद्धि इस वजह से भी हुई है कि जो बहुत ज़्यादा लॉस थे, बहुत ज़्यादा रूल्स थे, अगर देखें लाइसेंस पॉलिसी थी हुआ करती थी, तो उनमें हमने कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ढील की है। जिससे नौकरशाही में जो बोझ पड़ रहा था, जो जो ब्यूरोक्रेसी के जो हर्डल्स की वजह से अगर आप देखें बेहतर नहीं कर पा रहा था। भारत की पूरी तरह क्षमता जो अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि जो भारत की क्षमता है, इकोनॉमिक जो कैपेसिटी पूरी तरह से निकल के सामने नहीं आई है। क्योंकि कहीं न कहीं रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। कहीं न कहीं जो लीगल लूपहोल्स है वह बने हुए हैं। जो लोकल लेवल उसको यहाँ पे हमें क्या करने की आवश्यकता है, जैसे आप देखेंगे कि लोकल बॉडीज है उनको यहाँ पे हमें पावर देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि विकास बनाम विनियमन की दुविधा, अर्थात डेवलपमेंट या रेगुलेशन के संबंध में जो क्या है विवरण यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी है, पर कैपिटा जीडीपी $2,700 के आसपास थी 1990 में, जो अब 4 गुना बढ़ गई है, 4 गुना बेसिकली हो गई है। चीन की तुलना में अगर आप देखें, फिर 1947 का बजट 18 करोड़ हुआ था, तो 2024 87 करोड़ से ज़्यादा बजट हो गया है यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ बातें यहाँ पे हो रही हैं, जो बात कर रहे हैं कहीं न कहीं हमारे पास अभी भी कुछ चीज़ों को लेके डीरेगुलेट करने की आवश्यकता है, और इस डीरेगुलेशन से हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी में जो इसका जो ग्रोथ है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो अगर देखें एक बढ़त है, उसे हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। उस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। अगला आर्टिकल बात करें कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय पैकेज के मामले में, ये आर्टिकल की क्या बात करें, इसके बारे में थोड़ा-सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन होता है, तेलंगाना राज्य बनता है। विभाजन के बाद जो आंध्र प्रदेश थे, हैदराबाद है, आर्थिक केंद्र को उसने खो दिया, क्योंकि ये तेलंगाना के पास चला गया, जिससे जो रेवेन्यू डेफिसिट है, डेवलपमेंट रिलेटेड जो प्रेशर है, वो ज़्यादा बढ़ गया। फाइनेंशियल जो अगर देखें इंस्टेबिलिटी हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे ये राज्य क्या हुआ, विशेष राज्य की दर्जा यहाँ पे मांगने लगे, हमें विशेष श्रेणी का दर्जा दीजिए, क्योंकि जो मेन हब था वो चला गया यहाँ पे।
विभाजन 2014 में तेलंगाना हुआ था, ये तो बात हो गई, ये तो आपको भी बात पता है। अब जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेटस है, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसे राज्य होते हैं जो कहीं न कहीं अगर देखें किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित होते हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो, चाहे हिली एरियाज़ हो, चाहे बॉर्डर एरियाज़ हो। इस तरह से अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस संबंध में जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनमें जो फंड है 90% के आस-पास केंद्र केंद्र सरकार दे देती है, 10% ही राज्य को देना पड़ता है। अब राज्यों के पास जो विदेशी सीमाओं के संबंध में होते हैं, तो कभी बहुत सारी आपदाओं हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ उससे प्रभावित रहती हैं, जिस संबंध में सरकार यहाँ पे क्या करती है, विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पे देती है। उस संबंध में यहाँ पे मांग है। चुनौतियाँ भी यहाँ पे दिखाई देती है कि लगातार अन्य राज्य मांग कर रहे, पश्चिम बंगाल तो ठीक है कर ही रहा है, बिहार भी कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश देंगे, फिर बिहार क्यों नहीं देंगे? तो इस तरह से बहुत सारी मुश्किलें इसके संबंध में आ सकती हैं। अब यहाँ पे सजेशन ये केंद्र को चाहिए कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल विल पावर है उसको क्लियर करना चाहिए। वित्त आयोग को यहाँ पे जो विभाजन उसको और बेहतर करना चाहिए और गरीब स्टेट को उनकी ज़्यादा मदद करनी चाहिए। नीति आयोग के तहत अगर देखें जो हमारा प्लान है उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है जिससे रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिख सके और जहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। इस संबंध में यहाँ पे बात हो रही है उसको हमने यहाँ पर देखा। तो आज के आर्टिकल फिलहाल इतना ही। आपके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।